5 जून साल 2025 को उत्तराखंड के कोटद्वार में कुछ लोग सड़क पे हाईवे के किनारे से गुजर रहे होते हैं। उनको दिखाई पड़ता है कि हाईवे के किनारे पर एक खाई है और उस खाई के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। लोग जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उस डेड बॉडी के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डेड बॉडी के नज़दीक लोग पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि डेड बॉडी किसी पुरुष की डेड बॉडी है। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद ये पुरुष इस हाईवे से गुजर रहा होगा और वहीं पर इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर आकर गिरा होगा। यानी देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। लिहाजा जो लोग थे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी के साथ में समीक्षा करती है। लेकिन दोस्तों, डेड बॉडी के पास से ना तो कोई ऐसा आईडी कार्ड मिलता है जिससे इस लाश की पहचान हो सके, और ना जो लोग वहां पर थे उनसे पूछताछ में ये पता चलता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति इसको जानता है या फिर नहीं जानता है। एंड उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस डेड बॉडी को सीधा अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, क्योंकि अभी तक पुलिस को ये लग रहा था कि ये व्यक्ति हाईवे से गुजर रहा होगा और इस दौरान इसका एक्सीडेंट हो गया होगा और एक्सीडेंट में ही इसकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये जो पूरा केस था अब 90 डिग्री तक घूम जाता है। दरअसल इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि इस व्यक्ति की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है। हत्या करने से पहले इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया है और इसके जिस्म पर कई धारदार हथियारों के भी निशान थे। अब जब पुलिस को ऐसा पता चलता है कि ये हत्या का मामला है, जिस मामले को पुलिस अभी तक एक रोड एक्सीडेंट का मामला समझ रही थी, और ऐसे में अचानक से जब ये मामला हत्या का मामला आता है तो पुलिस भी इस पूरे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा चौकन्ना होती है और उसके बाद में इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दोस्तों, जब पुलिस पूरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो घटना स्थल पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हो। लेकिन जो घटना स्थल था उससे थोड़ी ही दूरी पर, यानी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल प्लाजा था। अब पुलिस को यह लगता है कि अगर इस व्यक्ति की डेड बॉडी टोल प्लाजा पर होकर लाई गई हो, यानी जिस कार से हत्यारे इस डेड बॉडी को फेंकने आए होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर वो कार जो है वो टोल प्लाजा से होकर आई होगी। लिहाजा पुलिस वाले जो थे ये 5 जून साल 2025 और उससे 3 दिन पहले तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं ये टोल प्लाजा से निकलवा लेती है और उसके बाद में बहुत ही बारीकी के साथ में उन सारी ही सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू करती है। जब पुलिस वाले उन सारे ही सीसीटीवी कैमरास को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस की नज़र एक एक्सयूवी गाड़ी पर पड़ती है। जो एक्सयूवी गाड़ी थी ये एक्सयूवी 700 थी और जो कि घटना स्थल वाली जगह से कई बार टोल प्लाजा पे होकर निकली थी। अब ऐसे में पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति अगर इस टोल प्लाजा पे होकर निकलेगा तो वो अपनी मंजिल तक जाएगा, तो ऐसे में वो वापस क्यों आएगा। लिहाजा पुलिस वाले उस एक्सयूवी 700 की डिटेल्स निकलवाती है। डिटेल्स में पता चलता है कि ये गाड़ी दिल्ली की है और दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र सिंह, ये गाड़ी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो रविंद्र सिंह के बारे में पता करते हैं। जब रविंद्र सिंह के बारे में पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि रविंद्र सिंह कई महीनों से फरार चल रहा है। पुलिस जब रविंद्र सिंह की फरार होने की वजह के पीछे पहुंचती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि रविंद्र सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो चुका है और इसका एक चेक जो था वो भी बाउंस हो गया था, इसलिए ये फरार चल रहा है। दरअसल जो रविंद्र सिंह था ये बिजनेसमैन था पेशे से, लेकिन इसका जब से बिजनेस थोड़ा सा डूबा और चीज़ें कर्जे में गई, जब लोगों का कर्जा हुआ तो इसी वजह से जो रविंद्र सिंह था अपने घर से फरार हो गया था। उसके बाद में जो पुलिस वाले थे ये रविंद्र सिंह की फैमिली से कांटेक्ट करते हैं एंड कांटेक्ट करने के बाद में बताते हैं कि उत्तराखंड के कोटद्वार से एक डेड बॉडी मिली है और हमें संदेह है कहीं वो रविंद्र सिंह तो नहीं, क्योंकि रविंद्र सिंह कई दिनों से गायब चल रहा है और उसकी गाड़ी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। लिहाजा परिवार वालों को जो फोटोग्राफ्स वगैरह थी जब वो दिखाई जाती हैं तो रविंद्र सिंह का जो भाई होता है ये उन फोटोग्राफ्स को देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि साहब ये फोटोग्राफ्स किसी और की नहीं बल्कि उनके ही भाई रविंद्र सिंह की हैं। उसके बाद में जो पुलिस वाले थे ये रविंद्र की फैमिली से रविंद्र के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो पता चलता है कि रविंद्र सिंह का अच्छा खासा बिजनेस था और वो अपनी पत्नी के साथ में दिल्ली में रहा करता था। उनका एक बच्चा भी था, भाई था, भाई की पत्नी थी, माँ थी, सब लोग थे। फैमिली जो थी बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताया करती थी। लेकिन साल 2007 का यह वाक़या है। साल 2007 में रविंद्र की बीबी के साथ में यानी पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़ा और कलेश रहने लगा। इसकी वजह से रविंद्र ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और वो उत्तराखंड के देहरादून में शिफ्ट हो गया और वहीं पर उसने अपना नया बिजनेस भी खोल लिया था। और दोस्तों, उसके बाद में जब ये देहरादून में शिफ्ट हुआ तो इसकी मुलाकात होती है एक 18 साल की रीना नाम की लड़की के साथ में। रीना जो थी वो उस समय 18 साल की थी और रविंद्र उस समय 38 साल का था, यानी ठीक ठीक वो रीना से 20 साल बड़ा था।
लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय तक तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय गुजरता है तो उसके बाद में ये लोग शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करते हैं और शादी होने के बाद में इन्हें इनके घर में एक बेटी का भी जन्म होता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, जो रीना सिंधु थे वो रविंद्र से कहती है कि मैं बेसिकली मुरादाबाद की रहने वाली हूँ, इसलिए हम लोग मुरादाबाद में ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि रविंद्र को बिजनेस के सिलसिले में कई बार बाहर भी जाना होता था। इसलिए रीना सिंधु जो थी वो मुरादाबाद में शिफ्ट होने की बात कहती है। अब जो रविंद्र सिंह था ये रीना सिंधु को मुरादाबाद के अंदर ही एक 3 मंजिला घर खरीद के देता है, जिस घर को वो अपने और अपनी पत्नी रीना सिंधु के नाम पर रजिस्टर्ड कराता है। अब दोस्तों उसके बाद में मुरादाबाद में जो पत्नी थी वो शिफ्ट हो जाती है। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन साल 2024 का वक्त आ जाता है और साल 2024 में रविंद्र के बिजनेस में बड़ा लॉस होता है। जब इसके बिजनेस में लॉस होता है तो इस बीच में इसने किसी को 18 लाख रुपए का चेक भी दे के रखा था। 18 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन इसके खाते में वो 18 लाख रुपए मौजूद नहीं थे। इस वजह से वो चेक जो था बाउंस हो जाता है। इस वजह से रविंद्र के पीछे पुलिस भी पड़ी हुई थी, कई बार उसके घर भी आई थी, लेकिन रविंद्र जो था ये घर से फरार हो गया था। वैसे तो वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहा करता था, लेकिन इस बार वो फरार था क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही थी। और रविंद्र के ऊपर इतना सारा कर्जा हो चुका है, कर्जे की वजह से वो घर से फरार है। ये सारी बातें रविंद्र की पहले वाली पत्नी और उसकी फैमिली को पता थी। दोस्तों पुलिस को रविंद्र की जो गाड़ी थी ये टोल प्लाजा पर कैप्चर होती हुई दिखाई पड़ी थी, इसलिए पुलिस ने उस गाड़ी को सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में जब एक तरीके से जीरो इन किया तो पुलिस को पता चला कि ये जो गाड़ी थी ये रविंद्र की पहली वाली पत्नी नहीं बल्कि दूसरी वाली पत्नी रीना सिंधु के पास में थी। अब रीना सिंधु के पास में गाड़ी थी, गाड़ी टोल प्लाजा से जा रही है और डेड बॉडी जो है वो कोटद्वार के पास में मिलती है, उत्तराखंड। ऐसे में पुलिस वाले जो थे सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि जो बगल वाली सीट होती है उस पर रीना सिंधु ही बैठी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो व्यक्ति रविंद्र नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति तो कोई और व्यक्ति है। अब पुलिस को एक तरीके से ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी थी, उस दिन गाड़ी में रीना सिंधु मौजूद थी, यानी कत्ल करने के पीछे रीना सिंधु का हाथ हो सकता है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो शक के आधार पर रीना सिंधु को उठाते हैं इसके घर से मुरादाबाद से, और उठाने के बाद में इससे पूछताछ करते हैं। जब इससे पूछताछ करते हैं तो ये कहती है कि मेरा पति तो गायब था और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम्हारा पति गायब था तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। इस पर रीना सिंधु पुलिस को गोलमोल जवाब देती है। लिहाजा पुलिस वाले समझ चुके थे कि रीना सिंधु पुलिस के सामने झूठ बोल रही है, इसलिए पुलिस वाले रीना के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। अब जब रीना के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो आखिरकार रीना जो थी पुलिस के सवालों के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। उसके बाद में ये टूटती है एंड टूटने के बाद में कहती है कि हाँ, अपने पति का कत्ल मैंने ही किया है। दरअसल रीना पुलिस को बताती है कि जब मेरी मुलाकात रविंद्र से देहरादून में होती है तो उस समय उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा टॉप का चल रहा था, उनके पास में पैसा था, गाड़ी थी, सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं रविंद्र से शादी करती हूँ। जब उसके साथ में शादी करती हूँ तो उसके बाद में हम लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके बाद में हम लोग मुरादाबाद सेटल होने की बात करते हैं। मुरादाबाद में एक नया घर लेते हैं और ये घर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की कीमत का घर था। 3 से 4 करोड़ रुपए का घर खरीदा। उसके बाद में इस रीना ने उस घर की 2nd फ्लोर पर एक फिजियोथेरेपिस्ट का सेंटर खोला एंड साथ के साथ यूनिसेक्स सैलून भी उसने खोला। उसका बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से रन करने लगा था। लेकिन इसी बीच में रविंद्र का जो बिजनेस था वो कोलैप्स कर जाता है। रविंद्र का जब बिजनेस डूबता है तो वो इस बारे में रीना से बात करता है। वो कहता है कि जो हमारा 4 से 5 करोड़ रुपए का ये घर है, उस घर को अगर हम लोग बेच देंगे तो इस घर से हमारा कर्जा भी निकल जाएगा, साथ के साथ कोई छोटा मोटा घर भी खरीद लेंगे और उसके साथ साथ अपना बिजनेस अगर बड़ा कर लेंगे तो बिजनेस जब चल जाएगा तो उसके बाद बड़ा घर भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो रीना थी वो इस घर को बेचने से साफ इनकार कर देती है। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जो पति अपनी पत्नी के लिए इतना महंगा घर खरीद कर दे सकता है तो क्या जब उसका वक्त गिरेगा तो क्या पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर रीना साफ तौर पे इनकार कर देती है और इनकार करने के पीछे दोस्तों जो रीजंस थे, जो चीज़ें थी, जो चीज़ें पता चली, यकीनन दोस्तों जब आप लोग इस पूरी ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे। दरअसल रीना पुलिस को बताती है कि जब इसने 2nd फ्लोर पर फिजियोथेरेपिस्ट का जो सेंटर खोला था तो उस पर एक लड़का जिसका नाम पारितोष था वो फिजियोथेरेपी कराने आया करता था। रेगुलर जब वो आता गया तो उससे रीना की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे रीना की उस पारितोष से दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। इधर जो रीना का पति जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया रविंद्र था, रविंद्र कर्जे में आ चुका था, इसलिए वो घर से फरार था और बिजनेस के सिलसिले में वो वैसे भी घर से बाहर रहा करता था। तो इसी दौरान रीना की जो नज़दीकियाँ थी ये पारितोष से बनती हैं।
उधर रविंद्र रीना के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि वो इस घर को बेचकर अपना कर्जा कम करना चाहता है। इधर रीना को लग रहा था कि अगर उसका घर बिक गया तो वो एक तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, उसका फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर बंद हो जाएगा, साथ के साथ जो उसका सैलून है यूनिसेक्स वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे में ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग करती है और प्लानिंग ये करती है कि अगर इन्होंने रविंद्र का कत्ल कर दिया तो 4 से 5 करोड़ रुपए का ये घर है ये हमें मिल जाएगा। और चूंकि हमारे बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो एक पति पत्नी वाली जो सुख वाली लाइफ होती है वो भी हम लोग नहीं जी पाते, इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति से मेरा पीछा भी छूटेगा और हम लोग शादी कर कर अच्छी से ज़िंदगी गुजारेंगे। इसीलिए ये लोग प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग ये होती है कि दोस्तों जब ये व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र था कर्जे की वजह से घर से फरार हुआ था, तो उसी समय ये जो लड़की थी रीना, ये अपने पति रविंद्र को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में कहती है कि उसका एक दोस्त है पारितोष, उसके घर का ये एड्रेस है और उस घर पर कोई नहीं रहता, तुम उस घर पे चले जाना, वहाँ पर खाने पीने के सारे इंतजाम हैं और वो पैसे से भी हमारी हेल्प कर देगा। इसलिए रविंद्र पारितोष के घर चला जाता है। उसके बाद में 1 जून को जो पारितोष था वो उस घर पर पहुँचता है, साथ के साथ रीना भी उस घर पर पहुँचती है। पहले तो पारितोष रविंद्र को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कराता है, उसके बाद में ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में ये उसी की XUV 700 में उस डेड बॉडी को रखते हैं और उसके बाद में उत्तराखंड के कोट द्वार के पास में एक छोटी सी खाई में रोड के किनारे उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि महज ही एक्सीडेंट है। लेकिन दोस्तों 5 जून को इस डेड बॉडी को देख लिया गया, बाद पुलिस में पहुंचे और पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो यकीनन लोग हैरान थे। बहरहाल पारितोष और रीना ये दोनों अभी जेल में हैं, इनके ऊपर केस चलेगा और जिस तरीके की सज़ा होगी मैं इस केस का फॉलो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देता रहूँगा। लेकिन दोस्तों इस केस से एक चीज़ तो साफ़ होती है कि आज के इस समय में ना आप अपने भाई पर, ना अपने पिता पर, ना पत्नी पर, ना माँ पर, ना बहन पर, आज के इस दौर में आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।